नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी साइंस की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम चैप्टर जो कंप्लीट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आपका पार्ट 6 जीवों की क्रियाएं। इससे पहले हमने जीवों की संरचना पढ़ी थी पार्ट 5 में, ये पार्ट 6 है, चैप्टर नंबर 6 जीवों की क्रियाएं। चलिए आ जाइए, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 से 4 नंबर का अक्सर आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लगभग सभी जीवों की क्रियाओं में कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जो जितने भी जीव हमारे पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पौधे हों या फिर वो जंतु हों, जितने भी जीव होते हैं इन सभी में लगभग सभी जीवों की क्रियाओं में कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जैसे कि वह भोजन करते हैं और उसका उत्सर्जन करते हैं। मानव भी भोजन करता है, उत्सर्जन करता है, टॉयलेट निकालता है और क्या मल मूत्र निकालता है, तो ये उत्सर्जन करता है। पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। इसी प्रकार जंतु भी क्या करते हैं, जंतु भोजन करते हैं और मलमूत्र ये भी निकालते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ क्रियाएं हैं जो समान पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि पौधे एवं जंतु दोनों सजीव प्राणी हैं। अब पौधे क्या है, ये भी सजीव हैं, और जंतु, ये जंतु और ये मानव दोनों जंतु में ही आते हैं, तो ये भी सजीव प्राणी हैं। यह भोजन, स्वास्थ्य, वृद्धि, गतिशीलता एवं प्रजनन करते हैं। क्या 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 करते हैं, यह भोजन भी करते हैं, स्वास्थ्य भी इनका बढ़ता है, सही रहता है, वृद्धि भी करते हैं, गति भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मानव तो चलो गति कर सकता है, जानवर भी गति करते हैं, लेकिन पौधे कैसे गति करते हैं? तो मानव किसी भी प्रकार की गति कर सकता है, ऐसे भी चल सकता है, ऊपर भी चल सकता है, और ये जानवर ऐसे भी चल सकते, ऊपर भी चल सकते हैं। लेकिन पौधा हमेशा रेखिक गति नहीं कर सकता, रेखिक गति नहीं कर सकता, ये ऊर्ध्वाधर गति करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो ऊपर की तरफ ये गति करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम पढ़ लेते हैं, अभी तो हमने समानताएं पढ़ ली कि क्या क्या समानताएं होती हैं पौधे और जंतुओं में। अब हम पढ़ लेते हैं कि भिन्नताएं क्या क्या होती हैं पौधे और जंतुओं में, आखिर क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले पौधे एवं जंतु में भिन्नता है। तो पहली भिन्नता अंतर क्या है, पौधे गति नहीं करते हैं, वे केवल एक ही स्थान पर रहते हैं। तो पौधे हमारे गति नहीं करते। कोई पौधा है, मान लीजिए ये एक पौधा है, सॉरी आप फिगर को थोड़ा वो दे करिए क्योंकि पेन से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत होगी। ये मान लीजिए एक पौधा है, तो ये पौधा हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इस स्थान से इस स्थान पे तो आ नहीं जाएगा, ये एक ही स्थान पर रहेगा। तो क्या है कि पौधे गति नहीं करते, वे एक ही स्थान पर रहते हैं। लेकिन क्या है, जंतु क्या है, अधिकांश जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और गति करते हैं। तो पौधे गति नहीं करते हैं, जंतु गति करते हैं। दूसरा, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तीसरा, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जो हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तथा ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए इसी प्रकार आ जाइए, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम लोग जंतु में आते हैं, तो जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तीसरा अंतर ये हो गया। चौथा आ जाइए, चौथे की बात करूँ तो पौधे में संवेदना बहुत कम होती है, बिल्कुल नहीं होती है। बहुत सारे पौधों में थोड़ी बहुत संवेदना पाई जाती है, जैसे छुई मुई का पौधा होता है, उसे छूते हैं तो पत्तियां मुरझाई जाती है, तो थोड़ी बहुत संवेदना पौधों में पाई जाती है। लेकिन जंतुओं में संवेदना पाई जाती है। ये आप जंतु, मानव में तो बहुत ज़्यादा संवेदना पाई जाती है, जानवरों में भी पाई जाती है। मान लीजिए कोई मान लो बकरी है, अगर बकरी का बच्चा मर जाए तो दो बकरी की माँ होती है वो अपने आप सैड हो जाती है, 2-3 दिन तक खाना नहीं खाती। तो जंतुओं में संवेदना पाई जाती है, पौधे में ना के बराबर पाई जाती है। बहुत ही कम है, रेयर है कि जंतुओं में, पौधों में संवेदना पाई जाए। इमोशंस, संवेदना मतलब इमोशंस। चलिए ये हमने पढ़ लिया, पहले हमने समानताएं पढ़ ली, अब पढ़ ली पौधे एवं जंतु में भिन्नताएं। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम पढ़ते हैं पोषण। आखिर पोषण क्या, पोषण हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, अगर पीछे चैप्टर में आया था, यहाँ पे हम दोबारा रिपीट करेंगे। जीवधारियों द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन क्या है, जीवधारियों मतलब पौधे जंतुओं द्वारा, जीवधारियों द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन सीधे शरीर के उपयोग में नहीं आ सकता है। क्या है, जैसे हमने जो भोजन खाया, मान लीजिए हमने दाल चावल खाए, तो वो सीधे शरीर में थोड़ी लग जाएंगे कि दाल चले जाएंगे, टांग में लग जाएगी जाके, और जो चावल हैं वो हमारे ब्रेन को विकास करेंगे, हड्डियों को विकास करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है शरीर में, मैं बताता हूँ। जीवधारियों द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन सीधे शरीर के उपयोग में नहीं आता। अतः पाचन, सबसे पहले क्या होता है, उसका पाचन होता है। पाचन से जो तत्व होते हैं उसके भोजन के, विटामिन होते हैं, वो अवशोषण करते हैं। क्या होते हैं, अतः पाचन अवशोषण के उपरांत बचा हुआ भोजन कोशिकाओं के जीव द्रव में विलीन हो जाता है। मैंने कोशिका के 2 पार्ट बताए थे आपके, कोशिका भित्ति और जीव द्रव। अब वो जीव द्रव, यही वो जीव द्रव है। तो उपरांत बचा हुआ भोजन कोशिकाओं के जीव द्रव में विलीन हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जो हमारा
भोजन होता है उसका पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, उसके उपरांत वो भोजन की कोशिकाओं में जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो इस डेफिनेशन, ये नोट्स प्रॉपर बना के चलिए। मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ कि इस नोट्स एकदम प्रॉपर बना के चलिए, और गारंटी देता हूँ 25 में से 25 कोई नहीं रोक सकता है। 25 में से 25 अगर आप ये नोट्स रेगुलर बेसिस पे बना के चलते हैं और अच्छे से लर्न करते हैं चीज़ें, तो 25 में 25 कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। चलिए वापस आ जाइए हमारी क्लास पे। तो हम पोषण पढ़ चुके हैं कि पोषण क्या होता है। जीवधारुओं द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन सीधे शरीर के उपयोग में नहीं आता। पाचन अवशोषण के उपरांत बचा हुआ भोजन कोशिकाओं के जीवद्रव्य में विलीन हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब आ जाते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो पोषण की आवश्यकता पड़ी जीवों में शरीर के लिए ऊर्जा उत्पादन, अगर हम कोई काम करेंगे तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए भोजन की भी आवश्यकता पड़ी। जीवों में शरीर के लिए ऊर्जा उत्पादन, शरीर निर्माण, शरीर का निर्माण हमारा होगा अगर हम खाना खाएंगे, मरम्मत होगी शरीर की, तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। किस किस के लिए होती है। जीवों में शरीर के लिए ऊर्जा उत्पादन, शरीर निर्माण, मरम्मत तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकास करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब आ जाइए, ये तो पोषण की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। जो पोषक तत्व होंगे जो हमारे शरीर में जाएंगे वो शरीर को लगेंगे, तब हमारा शरीर का विकास होगा, ऊर्जा मिलेगी, शरीरों मरम्मत होगी रोगों से, और रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो तत्व कौन है। प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं, लवण होते हैं, विटामिन होते हैं। तो प्रोटीन, खनिज, लवण ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो विटामिन हैं। तो विटामिन को इसीलिए मैंने अलग कलर में हाईलाइट किया है। तो विटामिन हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आ जाइए, हम विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर विटामिन होती क्या है। तो विटामिन एक प्रकार के रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं। क्या है ये। रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं जो भोजन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। किसमें। भोजन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो शरीर के समुचित विकास, किसके। शरीर के समुचित विकास एवं वृद्धि के लिए परम आवश्यक है। शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं जो भोजन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो शरीर के समुचित विकास एवं वृद्धि के लिए परम आवश्यक है। अब ये होते कौन कौन से हैं। तो विटामिन हमारे 6 तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। 6 तरीके के विटामिन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील कौन से होते हैं। बी और सी। जल में घुलनशील, ये याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ये विटामिन का ये जो सेक्शन है, ये इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी सी। कौन से होते हैं। बी सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल में घुलनशील विटामिन बी सी। और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। आए समझ में। एग्जाम में पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आपका आंसर आएगा बी और सी। क्या आएगा। बी और सी। और अगर वसा में घुलनशील पूछे तो ए डी ई के, ये 4 वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। ये और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, 1 मिनट, ये स्टार बना दिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको पढ़ाई है। चलिए आ जाइए, हम विटामिन पढ़ चुके। अब विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही आपको बताया, अक्सर एग्जाम में 4 से 5 नंबर का इस चैप्टर में आता है। तो हम आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इससे रोग कौन सा होता है। रतौंधी। रासायनिक नाम रेटिनॉल, रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है। थायमीन। इससे रोग होता है बेरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, रोग होता है बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये पूछा गया था डीएलएड एग्जाम में। ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ, आपका तीसरा स्टार बना देता हूँ। ये डीएलएड में पूछा गया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसके कारण रोग कौन सा होता है। कमी के कारण कौन सा रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। चलिए आ जाइए, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है। कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का। और इसके कारण रोग कौन सा होता है। रिकेट्स। विटामिन डी की कमी के कारण कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है, और रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब सूखा रोग जिसको हम बोलते हैं। चलिए अब आ जाइए विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ई का टोकोफेरोल। क्या होता है। टोकोफेरल। इससे क्या होता है। प्रजनन क्षमता का प्रभावित होना। प्रजनन क्षमता जो हमारी होती है, बच्चा पैदा करने की क्षमता, वो प्रभावित हो जाती है टोकोफेरोल विटामिन ई की कमी से। अब विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलिकोनोन। फिलिकोनोन। इससे क्या नहीं होता। रक्त का थक्का न जमना। हमारा खून बहता ही जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर इसकी कमी हो जाएगी। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो हमारा खून बहता ही जाएगा, अगर चोट लग जाएगी वो रुकेगा नहीं, रक्त का थक्का नहीं जमेगा।
तो ये सभी चीज़ें हमने 6 की 6 विटामिन आपको समझा दी, इनके रासायनिक नाम बता दिए और इनके कारण कौन कौन सा रोग होता है वो भी समझा दिया आपको। अच्छे से नोट्स बनाइए और इनको एक बार रिवीजन जरूर करना। मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया है, क्लास में तो याद रहेगा लेकिन आप बाद में भूल जाएंगे, तो इसका रिवीजन जरूर करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक जो कि है समस्त जीवों को मुख्यतः 2 समूह में बांटा गया, जो कि निम्नलिखित है। समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? स्वपेशी और दूसरा परपोषी। तो समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा गया, एक स्वपोषी और परपोषी। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्वपोषी। जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे स्वपेशी होते हैं या अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं कार्बन डाई की उपस्थिति में। यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो पौधे क्या हो गए? हमारे स्वपोषी हो गए, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब परपोषी की बात कर लेते हैं। तो जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते परपोषी कहलाते हैं। जैसे समस्त जीव और जंतु, जैसे मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरों पर निर्भर रहता है, पौधे सब्जियां ये सब खाता है। लेकिन यूग्लिना अपवाद है। यूग्लिना क्या करता है? यूग्लिना अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ये अकेला ऐसा जीव है जो अपना भोजन ये स्वयं बना लेता है। पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन यूग्लिना एक ऐसा जीव है। वैसे तो सभी जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, लेकिन यूग्लिना ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। चलिए, परपोषी क्या होता है? जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं परपोषी कहलाते हैं, जैसे समस्त जीव। लेकिन यूग्लिना ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो यूग्लिना अपवाद है, इसको याद रखना। अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो उसका आंसर होगा आपका यूग्लिना। यूग्लिना अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अब आ जाइए, यूग्लिना कैसे बना लेता है अपना भोजन, वो भी मैं समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये यूग्लिना की इमेज है। क्या है? यूग्लिना की इमेज है। तो यूग्लिना में क्या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अपनी बॉडी के अंदर ही ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। कार्बन डाई प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, कार्बन डाई की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो किसकी मदद से बनाता है? क्लोरोप्लास्ट की मदद से अपना भोजन अंदर ही अंदर बना लेता है और उसको ग्रेड कर लेता है। तो यूग्लिना इस प्रकार अपना भोजन बना लेता है, जिस कारण एक अकेला ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। चलिए, अब पढ़ लेते हैं श्वसन। श्वसन के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि श्वसन होता क्या है। तो सामान्यतः हम बात करें तो साधारणतः सांस लेने की क्रिया श्वसन कहलाती है। कोई भी जीव, चाहे वो मानव हो या कोई जंतु हो या कोई भी जीव हो, तो साधारण सांस लेने की क्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन की क्रिया पौधे तथा जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती है। अब श्वसन की क्रिया पौधों तथा जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती है। मान लीजिए मानव अपने फेफड़ों से सांस लेता है, मछली गल फेफड़ों से सांस लेती है। और पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं? पौधे अपनी जो पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्रों की मदद से, स्टोमेटा होते हैं, वो उनकी मदद से पौधे क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। चलिए, अब पढ़ लेते हैं जंतुओं में श्वसन। श्वसन हम समझ गए कि श्वसन कैसे होता है, श्वसन कैसे कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। तो आ जाइए, जंतुओं में श्वसन ऑक्सीजन को लेने एवं इसका प्रयोग करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की क्रिया है। जंतुओं में श्वसन क्या है? ऑक्सीजन को ले रहे हैं तथा इसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर इसका प्रयोग कर रहे हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की प्रक्रिया है। चलिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य वातावरण में ऑक्सीजन को लेते हैं तथा कोशिकाओं में कुछ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। कोशिकाओं में कुछ रासायनिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जंतुओं में क्या हो गई? ये हमारी जंतुओं में हो गई श्वसन। जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है। अब मानव की बात करें तो मानव क्या, नाक से सांस लेता है। ये नाक से सांस ले रहा है और फेफड़े मदद करते हैं सांस लेने में। तो ये हमारे फेफड़े हो गए, ये हमारी सांस हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जंतुओं में श्वसन पढ़ लिया हमने। अब आ जाते हैं पौधों में श्वसन। सबसे पहले हमने पढ़ा श्वसन किसे कहते हैं, जंतुओं में श्वसन पढ़ा। अब पढ़ लेते हैं पौधों में श्वसन। अगर पौधों में श्वसन की बात करें तो पौधों में श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड को लेने, उसमें क्या ले रहे थे? उसमें ऑक्सीजन ले रहे थे। लेकिन पौधों में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने तथा इसका प्रयोग करने व ऑक्सीजन को निकालने की प्रक्रिया है। क्या है? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को लेने तथा प्रयोग करने व ऑक्सीजन की निकालने की प्रक्रिया है। पौधों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या? पौधों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रेड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रेड करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं वातावरण में, जिसे मानव या अन्य जीव जंतु ग्रेड करते हैं। तो ये होगा हमारा पौधों में श्वसन। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो पौधे होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं। तो ये जो पत्ते होते हैं, ये पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों की मदद से ही क्या होता है? इन छिद्रों की मदद से ये पौधे क्या करते हैं? श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। स्टोमेटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं की मदद से ये श्वसन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको जंतु में श्वसन, पौधों में श्वसन और श्वसन किसे कहते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नोट्स प्रॉपर बनाए थे। चलिए ये फिर मैं हर बार बात बताता हूँ आपको। आ जाइए, आज का लास्ट टॉपिक हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, चैप्टर अभी बड़ा है, तो उत्सर्जन हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगली क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आ जाइए, उत्सर्जन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले तो उत्सर्जन की। उत्सर्जन क्या होता है? आपने उत्सर्जन अक्सर नाम सुना होगा। तो किसी जीव के शरीर से विषाक्त मतलब जहरीले पदार्थ या जिनका उपयोग ना हो शरीर में, किसी जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्या है? किसी जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए अपशिष्ट पदार्थ है? क्योंकि हम इसको निकाल देते हैं फेफड़ों के जरिए, तो ये अपशिष्ट पदार्थ है। और यूरिया जो कि हम मलमूत्र निकाल देते हैं, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है, ये मानव द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ये उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये क्या है? ये हम उत्सर्जन कर रहे हैं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का, तो ये हमारे क्या है? ये हमारा उत्सर्जन है। यही इस डेफिनेशन में लिखा है, किसी जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ हैं। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया से पैदा होता है, मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया से पैदा होता है, और यूरिया यकृत लीवर में अप्रयुक्त प्रोटीन के अपघटन से निर्मित होता है। जो यूरिया होती है वो यकृत यानी कि लीवर में अप्रयुक्त प्रोटीन के अपघटन से निर्मित होता है। तो इन्हें हम मानव शरीर से बाहर निकाल देते ताकि मानव शरीर को कोई दिक्कत ना हो। यही यहाँ लिखा है कि मानव शरीर से इन्हें बाहर निकालना अनिवार्य होता है, क्योंकि इनका मानव शरीर में संचित होना हानिकारक होता है और यह मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। अब शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकालने उनके निकालने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे फेफड़े से हम क्या निकालते हैं? फेफड़े से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वक्र किडनी मतलब कि जो हमारी टॉयलेट की रास्ता होती है, जो किडनी होती है, किडनी क्या करती है? हमारे शरीर को साफ रखती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की गंदगी हो, खून में गंदगी हो, पानी में गंदगी हो, वो सब किडनी के जरिए किडनी सफाई करके सारी चीज़ बाहर निकाल देती है जो गंदी चीज़ होती है। तो ये वो अंग हैं जिनके जरिए अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो उत्सर्जन आपको समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से। चलिए हाँ, तो आपकी क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत लंबी क्लास हो गई, 17 मिनट की हो गई है ऑलमोस्ट क्लास। चलिए अब आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस हमारी डीएलएड सभी सेमेस्टर की चल रही हैं। तो जल्दी से जाइए, सभी क्लासेस को रेगुलर देखिए, और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो जल्दी से सभी क्लासेस को लगातार देखते रहिए। फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।